हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू क्लास। साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके इस आरआरबी एनटीपीसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के 50 ऐसे एमसीक्यू जो साथियों जो आपके पेपर में सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिलेंगे। फटाफट से इन प्रश्नों को आप कीजिएगा और ये क्लास को आगे बढ़ने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कीजिए, है ना, और अपने साथियों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसके पहले जो है आपको एनटीपीसी के नाम से इसी चैनल पर एक मिल जाएगा, जिसमें हमने आपको 500 प्लस करंट अफेयर करा दिया है ना, वन लाइनर करा दिया और इसके साथ साथ बायोलॉजी के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं। तो जो साथी नए हैं फटाफट से उन सारे क्लास को देख डालिएगा। श्योर मानिए, यहाँ से करने के बाद से आपके एनटीपीसी के प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन केमिस्ट्री के टॉप 50 प्रश्नों को। पहला प्रश्न देखिएगा साथियों क्या कह रहा है। तो प्रश्न संख्या 1 कह रहा है, एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन है? जो बेसिक उसके अवयव होते हैं, पार्टिकल कौन है? ऑप्शन ए कह रहा है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा आयन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन सी कह रहा है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम और प्रोटॉन, न्यूट्रिनोस और आयन। तो फटाफट से आंसर कीजिएगा साथी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही बेसिक सा प्रश्न है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? प्रोटॉन, न्यूट्रिनोस और आयन। ये क्या है? इसके आधारभूत अवयव है। ठीक है, क्या है? परमाणु के बेसिक जो आधारभूत ये मूल पार्ट के, इसको ध्यान में रखिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत बेसिक सा प्रश्न है, बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि न्यूट्रॉन की खोज जो है, न्यूट्रॉन की खोज की थी, कह रहा है चैडविक ने, रदरफोर्ड ने, नील्स बोर ने या न्यूटन ने। फटाफट से आंसर कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए चैडविक ने। किसने? चैडविक ने। इसी तरीके से आप ध्यान रखिएगा, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, ठीक है, कमेंट करके दोनों आप बताइएगा। ठीक है, जितने साथी देख रहे हैं ये क्लास, बहुत छोटा सा बेसिक सा प्रश्न है, आपसे हमने पूछा, दोनों को कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे साथियों प्रश्न संख्या 3, रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? कह रहा परावैंगनिक किरणों का, अल्फा, बीटा तथा गामा विकिरण का, रेडियो तरंगे या अवरक्त तरंगे। फटाफट से आंसर करेंगे प्रश्न संख्या 3 का कि जो रेडियोधर्मी मेटल होते हैं, तत्व होते हैं, एलिमेंट, वो किसका उत्सर्जन करते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 3 का ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, अल्फा, बीटा तथा गामा विकिरण। ठीक है, अल्फा, बीटा और गामा जो विकिरण होती है, इसका उत्सर्जन करते हैं कौन? तो रेडियोधर्मी जो तत्व होते हैं इसका उत्सर्जन करते हैं। सारे के सारे प्रश्न अगर आप देखें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसी न किसी एग्जाम से पूछे हुए हैं और ये आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंप्लीट निचोड़ है साइंस के प्रश्नों का। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न साथियों। देखेंगे प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? ठीक है, तो कह रहा है अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण या एक्स किरण। फटाफट से आंसर करेंगे, इसमें जो है आपका ऋणात्मक आवेश होता है। तो प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बीटा किरण। ठीक है, बीटा किरण जो है इसमें क्या होता है आपका? तो नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। जितने भी साथी देख रहे हैं, आपका चैनल आपका परिवार है, फटाफट से वीडियो के बार लाइक कीजिए और अपने साथियों तक शेयर कर दीजिएगा। जो लोग नहीं जुड़े हैं चैनल से जुड़ जाइएगा, बहुत सारी ऐसी क्लासेस इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों? प्रश्न संख्या 5, रेडियो एक्टिविटी की परिघटना की खोज किसने की? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी लगाइए, ठीक है, कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। कह रहा है मेरी क्यूरी जो है, पियरे क्यूरी, हेनरी बेकरल, जे थॉमसन। फटाफट से आंसर करेंगे प्रश्न संख्या 5 का, किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी, हेनरी बेकरल। क्या हो जाएगा? हेनरी बेकरल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी, 5 का सी। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है। रेडियोधर्मिता का यूनिट क्या है? ठीक है, तो यूनिट पूछ रहा है आपसे, रेडियोधर्मिता का यूनिट। कह रहा ऑप्शन है एंगस्ट्रॉम, कैंडेला, फर्मी या क्यूरी। 4 ऑप्शन आपके सामने, फटाफट से आंसर करेंगे कि रेडियोधर्मिता का यूनिट क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, ऑप्शन डी, क्यूरी। रेडियोधर्मिता का जो यूनिट है वो क्या है? तो उसको क्यूरी में मेजर करते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा साथियों। इसी तरीके से आप इस चैनल से जुड़ के जो है आपके नए करंट अफेयर को तैयार कर सकते हैं। जीएस के आपके हर एक सेगमेंट के इस पर क्लासेस आएंगी, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जुड़िए जीएस और करंट अफेयर के लिए, कहीं से वन शॉट सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर मिलेगा। जो कोई भी आपका एग्जाम है उसके लिए आप फटाक से जुड़िए यहाँ से, इस चैनल से। अगला प्रश्न संख्या 7 कह रहा है, रेडियोधर्मिता पदार्थ का आधा जीवन काल 70 दिन का है। उसी पदार्थ का 1 ग्राम कितने दिन बाद, ठीक है, 0.2 ग्राम रह जाएगा। ठीक है, कितना ग्राम रह जाएगा? 25 ग्राम रह जाएगा, 0.2 ग्राम। तो ध्यान दीजिएगा, इसको कह रहा है
कि 140 दिन, 70 दिन, 210 दिन या 280 दिन। फटाफट से आंसर करिएगा कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 7 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 140 दिन। कितना? 140 दिन लगेगा इसको जो है पूरा का पूरा जो है इसको आधा रहने, जितना ग्रामी कह रहा है उतना बनने में। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है। दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है यदि। परमाणुओं को समस्थानिक कब कहा जाता है? तो ऑप्शन कह रहा है उनका जो परमाणु क्रमांक है वो समान हो लेकिन उनका द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। चारों ऑप्शन एक बार देख लीजिए। बी क्या कह रहा है कि उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। सी कह रहा है उनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योगफल समान हो परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न। डी ऑप्शन कह रहा है कि उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो परंतु रेडियोएक्टिव क्षण विधियां भिन्न हो। तो जो हमें बताना है कि परमाणुओं का जो है समस्थानिक किसे कहते हैं, तो समस्थानिक का सिंपल सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन के, उनका परमाणु क्रमांक समान हो और उनकी द्रव्यमान संख्या जो है भिन्न हो। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा समस्थानिक के लिए? समस्थानिक के लिए ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 9, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं। तो हाइड्रोजन के जो कई सारे समस्थानिक है उसमें जो रेडियो सक्रिय है उसको क्या कहते हैं? कहते हैं ऑप्शन कह रहे हैं ड्यूटेरियम, प्रोटियम, रेडियम या ट्राइटियम। तो फटाफट से आप आंसर करेंगे साथियों। प्रश्न संख्या 9 का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये पूछा हुआ प्रश्न ऑप्शन डी ट्राइटियम। हाइड्रोजन का जो है रेडियो एक्टिव जो समस्थानिक हो क्या है? तो आपका ट्राइटियम हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, कई बार अलग अलग परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिएगा आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। कह रहा है विघटन जो नाभिक है रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए, यानी जो रेडियोधर्मी वस्तुएं हैं उनको किससे बने पात्र में उसको रखा जाना चाहिए। इस पात्र में कह रहा शीशा, इस्पात, लोहा या एल्यूमिनियम। ठीक है, तो किस में रखा जाना चाहिए? तो ये ध्यान रखिएगा, प्रश्न संख्या 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शीशा। इस तरह की वस्तुओं को जो है शीशा से बने पात्र में रखना चाहिए। ठीक है, शीशा से बने पात्र में इनको रखना चाहिए। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं? कह रहा अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण या एक्स किरण। ठीक है, तो किसके उत्सर्जन से ये संभारिक उत्पन्न होते हैं? तो ध्यान दीजिए, चार ऑप्शन आपके सामने, फटाफट से आंसर कीजिएगा। प्रश्न संख्या 11 का क्या आंसर हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन बी बीटा किरण। क्या हो जाएगा साथियों? जो बीटा किरण आपकी है उससे जो है उसके उत्सर्जन से क्या होता है? तो संभारिक उत्पन्न होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 12, रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन द्रव्यमान या आवेश में नहीं होता है? तो कह रहा है बीटा उत्सर्जन के समय, गामा उत्सर्जन या ऑक्सीकरण या अल्फा उत्सर्जन। चार ऑप्शन आपके सामने है साथियों, ध्यान दीजिएगा। जब तक हम प्रश्न पढ़े, प्रश्न के बाद से जब हम ऑप्शन को रीड कर रहे हैं उतने देर में आप अपने आंसर को अपने मन में टिक कर लीजिए कौन सा आंसर सही होगा। इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होगी, फिर हम आंसर बता के आगे बढ़ रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है, इसका सही उत्तर हो जाएगा कि कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो किस पदार्थ के दौरान ये इसमें हो जाएगा ये आपका गामा उत्सर्जन। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गामा उत्सर्जन के दौरान जो है इसके पदार्थ के द्रव्यमान आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 13। अल्फा, बीटा तथा गामा की जो विभेदन शक्तियां हैं अपने अवरोही क्रम में किस क्रम में होती हैं? ठीक है, अवरोही क्रम, ध्यान दीजिएगा, अवरोही क्रम में कह रहा है अल्फा बीटा गामा, गामा बीटा अल्फा, बीटा अल्फा गामा या गामा अल्फा बीटा। तो बताना इसमें कौन सा क्रम आपका यहाँ पे सही होगा और वही क्रम। तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 13 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, यानी गामा होगा, फिर बीटा होगा, है ना, उसके बाद से अल्फा होगा। तो ये इसकी क्या है, और वही क्रम की ये इसकी भेदन शक्तियाँ हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान में रखेंगे। चलिएगा आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 14 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, कृत्रिम रेडियोधर्मिता, एक्स किरण उत्सर्जन। ठीक है, एक्स किरण उत्सर्जन। तो प्रश्न संख्या 14 का क्या आंसर हो जाएगा? फटाफट से आंसर करेंगे, हो जाएगा ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन। ठीक है, सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन है, ये इसकी ऊर्जा का स्रोत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। अलग अलग कई बार अलग अलग परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है। नाभिकीय संलयन सौर ऊर्जा का जो है ये स्रोत है, मुख्य स्रोत है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 15 नंबर, ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित रासायनिक तत्वों में किस एक तत्व की अपने सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है? तो ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एक ऐसा तत्व है
जिसका जो सभी यौगिकों में उसकी अक्सर अवस्था जो है वो समान रहती। तो कौन सा है? ऑप्शन देखिए कह रहा है कार्बन, क्लोरीन, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन। तो ये कौन सा आपका तत्व है? ये बहुत इंपॉर्टेंट तत्व है, ध्यान दीजिएगा। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन आपका एक ऐसा तत्व है जो इसके ऑक्सीकरण है, किसी भी तरीके का ऐसे कोई कंपाउंड है उसमें इसकी जो है अवस्था समान रहती है, तो फ्लोरीन सही उत्तर हो जाएगा। जितने प्रश्न बता रहे हैं साथियों टू द पॉइंट PYQ और सारे के सारे एग्जाम के एनालिसिस करके प्रश्न लाए गए हैं, तो नो डाउट आपके परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आपका वनडे एग्जाम्स है ना, उसके लिए आपका ये एकदम ब्रह्मास्त्र है। सारे प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, इसी में से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न कह रहा है OF2, ठीक है, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था है, ये एक आपको दिया हुआ है। इसमें कह रहा है +2, -2, +1, -1। तो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर कीजिएगा OF2। ठीक है, इसमें होगा ऑप्शन ए +2। +2 जो इसमें किसकी ऑक्सीकरण संख्या बता रहा है? तो ऑक्सीजन की, ध्यान दीजिएगा ऑक्सीजन की। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है फ्लोरीन जो है वो अपना नेगेटिव शो करेगा, तो उसके वजह से ऑक्सीजन यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 17 नंबर। निम्न में से किस एक का ईंधन मान अधिकतम होता है? तो ध्यान दीजिएगा साथियों, कह रहा है हाइड्रोजन, चारकोल, प्राकृतिक गैस, गैसोलीन। ठीक है, तो किसका होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने, फटाफट से आंसर कीजिएगा। तो प्रश्न संख्या 17 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन जो है इस ईंधन का मान आपका जो है अधिकतम होता है। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे और इस प्रश्न को एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिएगा, कई बार ये पूछा हुआ है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 18। कह रहा है कि रेडियम के पृथक्करण में किस खनिज का उपयोग किया गया था? ठीक है, किसके रेडियम के पृथक्करण में किस खनिज का उपयोग किया गया था? कह रहा है चूना पत्थर, पिच ब्लेंड, रूटाइल या हेमाटाइट। तो प्रश्न संख्या 18, प्रश्न संख्या 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा? रेडियम के पृथक्करण में जो आपको यूज किया गया था वो ऑप्शन बी है, पिच ब्लेंड। पिच ब्लेंड का यूज किया गया था, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे इसको। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। साथियों, जितने साथी अभी तक देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने साथियों तक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न। सोडियम कार्बोनेट सामान्यतः जाना जाता है, कह रहा लाइम, सोडा, ग्लास, क्वार्ट्ज। ठीक है ना, सोडियम कार्बोनेट जाना जाता है किस नाम से? सोडियम कार्बोनेट। प्रश्न संख्या 19 सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोडा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सोडा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 20। फोटोग्राफी में अस्थायीकर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन क्या है? फोटोग्राफी में कह रहा सोडियम सल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट, अमोनियम परसल्फेट, बोरेक्स, जिसे सुहागा कहते हैं। ठीक है, तो क्या इसमें प्रयोग होता है? प्रश्न संख्या 20 का जो सही आंसर हो जाएगा, देखिएगा ये आपका ऑप्शन बी, सोडियम जो है आपका थायोसल्फेट इसमें यूज होता है। क्या होता है? सोडियम थायोसल्फेट। ये जो फोटोग्राफी में जो है अस्थायीकर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, प्रश्न संख्या 21 क्या कह रहा है? कह रहा है कि अति मुलायम खनिज टाल्क सोपस्टोन मुख्यतः है, क्या है? जो अति मुलायम जो टाल्क है सोपस्टोन वो क्या है? कह रहा है मैग्नीज सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट, सोडियम फॉस्फेट या मैग्नीशियम सिलिकेट। फटाफट से आंसर कीजिएगा प्रश्न संख्या 21 का क्या आंसर हो जाएगा? तो होगा ऑप्शन डी, मैग्नीशियम सिलिकेट। जो आपका मुलायम खनिज टाल्क सॉफ्ट स्टोन है वो क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा मैग्नीशियम सिलिकेट होता है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 22। कह रहा है यद्यपि भूपटल में एल्यूमिनियम की मात्रा लोहे से अधिक है, फिर भी एल्यूमिनियम जो है लोहे से महंगा है, क्योंकि? रीजन बताइए। मतलब अगर आप देखें तो आपके अवेलेबिलिटी में एल्यूमिनियम जो है वो आपके आयरन से ज़्यादा है, लेकिन फिर भी जो है आपका एल्यूमिनियम लोहे से महंगा होता है। कारण देखिएगा, ऑप्शन ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है एल्यूमिनियम जो है लोहे की अपेक्षा अधिक प्रयुक्त होता है, एल्यूमिनियम लोहे की अपेक्षा अधिक मिश्र धातु बनाता है, ये भी कारण। ये कह रहा है एल्यूमिनियम का जो निर्मित उपकरण है उसकी डिमांड या मांग कह लीजिए लोहे के उपकरण से अधिक है। ऑप्शन डी कह रहा है एल्यूमिनियम उत्पादन की जो धातु की विधियां हैं लोहे की अपेक्षा अधिक खर्चीली हैं। तो रीजन क्या समझ में आया? कह रहा है कि क्यों लोहे से महंगा है? तो महंगा इसलिए है कि अवेलेबिलिटी ज़्यादा है एल्यूमिनियम की, लेकिन कारण क्या है कि ऑप्शन डी, यानी एल्यूमिनियम जो उत्पादन है उसकी जो धातु की विधियां हैं वो लोहे से अधिक अपेक्षा खर्चीली है, इसलिए ये सामान ज़्यादा होते हुए भी एल्यूमिनियम इसको एक्सट्रैक्ट करना इतना महंगा पड़ जाता है, इसलिए लोहे से भी जो है महंगा बिक जाता है। ठीक है, तो लोहे से महंगा ये मिलता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न एक बार ध्यान से देख लीजिए, 22 नंबर ऑप्शन इसका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, इसकी धात्विक विधियां महंगी होने की वजह से अधिक खर्चीली हो जाती हैं। अगला प्रश्न संख्या 23 नंबर। बॉक्साइट किसका अयस्क है? मोस्ट इंपॉर्टेंट।
कितनी बार ये पूछा हुआ है, यहाँ तक कि एसएससी से लेकर रेलवे, है ना, बिहार पीसीएस में भी ये पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है, सीडीएस में भी पूछा हुआ है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। बॉक्साइट किसका अयस्क है, फटाफट से आंसर करें, किसी भी साथी के प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। कह रहा है सीसा, एल्यूमिनियम, जिंक या कॉपर, ठीक है, जिंक या कॉपर। तो 4 ऑप्शन 23 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा, बॉक्साइट आपका ऑप्शन बी एल्यूमिनियम। किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का अयस्क है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, देखेंगे प्रश्न संख्या 24 नंबर, कह रहा है कि एल्यूमिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। किसके संबंध में, एल्यूमिनियम के संबंध में। कह रहा है ऑप्शन ए, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रकृति में एम्फोटोरिक होता है। बी कह रहा है एल्यूमिनियम जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल एल्यूमिनियम पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, और गर्म जो सांद्र गंध अम्ल है एल्यूमिनियम के साथ SO2 देता है। हमसे पूछा क्या है, कौन सा सही नहीं है, तो ध्यान देंगे। कह रहा है कि एल्यूमिनियम प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, कि ये बिल्कुल आपका गलत है, यही ऑप्शन आपका सही नहीं है। ऑप्शन बी जो कह रहा है एल्यूमिनियम प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, ये ऑप्शन आपका यही गलत है। तो हमसे पूछा क्या है, कौन सा सही नहीं है, तो बी सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि एल्यूमिनियम जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न जो प्रश्न संख्या 25, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, कितनी बार ये परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। कह रहा है CaSO4.5H2O, 2CaSO4.H2O, CaSO4 का होल बॉयस कर्स टूवर्ड्स 2O, CaSO4.MgO, ठीक है। तो आप देखिए इसका कौन सा फार्मूला सही होगा इसमें, तो ऑप्शन इसका बी सही उत्तर हो जाएगा रासायनिक सूत्र में, है ना, 2CaSO4.H2O इसका क्या हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का ध्यान दीजिए कई जगह यूज होता है, उसका यूज भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, अलग अलग जगहों पर इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा 26 नंबर, 26 नंबर का है चूना पत्थर जो लाइम स्टोन है उसका रासायनिक नाम क्या है। कह रहा है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम सल्फेट। फटाफट से आंसर करेंगे प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, जो चूना पत्थर है वो आपका क्या है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जो आपका लाइम स्टोन, ध्यान रखेंगे ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है 27 नंबर, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। कह रहा चूने का पत्थर, पिच ब्लेंड, मोना, जाइड रेत या हेमाटाइट। तो लोहा जो है किस खनिज से प्राप्त किया जाता है, तो कोई और इसका आंसर नहीं होगा, ऑप्शन डी हेमाटाइट, ये इसका अयस्क है, इससे जो है लोहा को प्राप्त किया जाता है। तो क्लियर है। अगला प्रश्न देखिएगा संख्या 28, जंग लगने पर लोहे का भार कह रहा बढ़ता है, घटता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तित होता है। तो फटाफट से आंसर कीजिएगा क्या होता है, जब जंग लगेगा तो लोहे का भार क्या होता है, ऑप्शन है बढ़ता है, ठीक है, कोई भी रॉड है उस पर जब जंग लग जाती है तो उसका वजन क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 29 नंबर, क्या कह रहा है, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है। फटाफट से आंसर कीजिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कितनी बार ये पूछा जा चुका है, जितने प्रश्न हम आपको करा रहे हैं हर एक प्रश्न लल्लन टॉप प्रश्न है, यानी परीक्षाओं में पूछा हुआ और बार बार पूछा जाता है। कह रहा है ऑप्शन ए कार्बन, मैग्नीज, सिलिकॉन या क्रोमियम। तो स्टील को जो कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाया जाता है, प्रश्न संख्या 29 में आपका हो जाएगा ऑप्शन डी क्रोमियम। क्या मिलाया जाता है, क्रोमियम आपका मिलाया जाता है, क्या करने के लिए, तो जो स्टील है उसको जो है और हार्ड करने के लिए इसमें मिलाया जाता है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 30, कह रहा है नीलत होता है कॉपर सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, आयरन सल्फेट या सोडियम सल्फेट। फटाफट से आंसर कीजिएगा, प्रश्न संख्या 30 का जो है क्या सही उत्तर हो जाएगा, नीलत होता क्या है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन है कॉपर सल्फेट। क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट जो है आपका नीलत होता है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है इस्पात या आयरन की वस्तु में जिंक की पतली परत का लेपन नाम क्या है। कप निमंजन करना, है ना, कलई करना, यशद लेपन या विद्युत लेपन। तो फटाफट से आंसर कीजिएगा कि जो आयरन है उस पर जिंक की पतली परत के लेपन को क्या कहते हैं, यशद लेपन। ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा, क्या कहते हैं, यशद लेपन इसको कहते हैं। तो जिंक की ये पतली परत होती है जिसका लेपन को यशद लेपन कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 32, निम्न में कौन सी धातु जो है बिजली की सबसे अधिक सुचालक है। ठीक है, सबसे अधिक सुचालक कौन है, कह रहा सोना, चांदी, तांबा या जस्ता। ठीक है, तो कौन है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, निम्न में कौन धातु जो बिजली की सबसे अधिक सुचालक है। तो फटाफट से आंसर करेंगे प्रश्न संख्या 32।
ऑप्शन बी हो जाएगा चांदी। क्या हो जाएगा? चांदी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चांदी सही उत्तर हो जाएगा, इसको ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 33। फटाफट से आपको सारे प्रश्न करा रहे हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, इन सारे प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। जो प्रश्न ना आए उसका अपना खुद से एक पेज लीजिएगा, उसमें नोट डाउन कर लीजिएगा। ये प्रश्न आप करते रहेंगे, इस तरीके से धीरे धीरे करके आपको सारे सब्जेक्ट हम यहाँ पे कराएंगे जीएस के। आपका जीएस और करंट अफेयर को लिए अब कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, इस चैनल पर आपको वन स्टॉप सोल्यूशन अब मिलने वाला है। कह रहा ऑप्शन फोटोग्राफी में उपयोग यौगिक तत्व है सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर ब्रोमाइड, सल्फ्यूरिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो रहा है? फोटोग्राफी में उपयोग होने वाला प्रश्न संख्या 33। ठीक है, इसमें क्या होता है? ऑप्शन बी सिल्वर ब्रोमाइड। क्या हो जाएगा? सिल्वर ब्रोमाइड हो जाएगा इसका सही उत्तर। ध्यान दीजिएगा, कई बार ये प्रश्न पूछा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इस प्रश्न को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे साथ में देखेंगे प्रश्न संख्या 34 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है सर्वाधिक भारी है? चांदी, तांबा, सोना या सीसा? ठीक है, कौन सी सर्वाधिक भारी है? कौन सी धातु सर्वाधिक भारी है? फटाफट से आंसर करेंगे प्रश्न संख्या 34। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सीसा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी दिए गए ऑप्शन में जो है सीसा जो है आपका सबसे भारी धातु है। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 35। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जो सामान्यतः ताप पर द्रव है? कह रहा सीसा, पारा, निकेल या टीन? फटाफट से आंसर करेंगे प्रश्न संख्या 35 का। क्या हो जाएगा? कौन सा जो है सामान्य ताप पर द्रव है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका प्रश्न संख्या 35 का साथियों? ऑप्शन बी पारा। पारा आप जान रहे हैं कि ये सामान्य ताप पर क्या है? तो ये सामान्य ताप पर आपका द्रव में मिलता है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 36। फ्लोरोसेंट ट्यूब में सर्वाधिक सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाला पदार्थ क्या है? तो कह रहा ऑप्शन है सोडियम ऑक्साइड और आर्गन, सोडियम वेपर और नियान, मरकरी वेपर और आर्गन, मरकरी ऑक्साइड और खार्गन। फटाफट से आंसर करेंगे प्रश्न संख्या 36 का। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, मरकरी वेपर और आर्गन जो है ये आपके फ्लोरेंस ट्यूब में जो सर्वाधिक रूप से प्रयोग होने वाला क्या है? ये पदार्थ है मरकरी वेपर और आर्गन। सी सही उत्तर हो जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 37। निम्नलिखित में से कौन सी अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? तांबा, जर्मेनियम, ग्रेफाइट या चांदी? फटाफट से आंसर कीजिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अर्धचालक की भांति कौन सा प्रयोग होता है? प्रश्न संख्या 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जर्मेनियम। क्या हो जाएगा साथियों? जर्मेनियम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जर्मेनियम सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 38। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है? अब यहाँ जो दिया हुआ इसमें से भारी धातु बताना है। ऑप्शन के हिसाब से कह रहा तांबा, यूरेनियम, एल्यूमिनियम या चांदी। तो दिए गए ऑप्शन में जो है सबसे भारी धातु कौन सी हो जाएगी आपकी प्रश्न संख्या 38 में? ऑप्शन बी यूरेनियम। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यूरेनियम जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? आई होप कि सारे प्रश्न आपको समझ में आ रहे हैं। तो फटाफट से एक बार जितने लोग वीडियो को इतने लोग देख रहे हैं, वीडियो को लाइक नहीं किए, इन बार लाइक कीजिए। ठीक है, और अपने साथियों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किन तत्वों के जो लवण है वो आतिशबाजी में रंग प्रदान होते हैं? कह रहा है जेडन और एस सल्फर। ठीक है, KOHD पोटेशियम, SR और BA क्रोमियम और निकेल। फटाफट से आंसर करेंगे कि इसका जो है क्या सही उत्तर होगा। ठीक है, क्या सही उत्तर होगा? प्रश्न संख्या 39 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ये जो है ऐसे तत्व हैं जिनका जो आतिशबाजी में रंग को इसमें इससे रंग प्राप्त होते हैं। आगे बढ़ेंगे, देखें अगला प्रश्न संख्या 40। पानी का अधिकतम घनत्व होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कितनी बार परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जा चुका है और पूछा भी जाएगा? -1 डिग्री, 0 डिग्री, 4 डिग्री या 100 डिग्री? तो पानी का घनत्व जो है आपका अधिकतम किसको होता है? तो ध्यान दीजिएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। कितने पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है पानी का घनत्व क्या होता है? ये आपका अधिकतम होता है। ठीक है, अधिकतम होता है, ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न संख्या 41। पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक बढ़ जाएंगे, घट जाएंगे, क्रमशः बढ़ और घट जाएंगे, घट जाएंगे और बढ़ जाएंगे? प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और आंसर कीजिएगा। पानी में जब नमक मिलाते हैं तो क्वथनांक और हिमांक की बात कर रहा है। तो जिससे हम पानी में नमक मिलाएंगे तो इसका जो है आपका क्वथनांक क्या होगा? क्वथनांक आपका जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, और हिमांक जो है क्या होगा? घट जाएगा। तो दोनों चीज को ध्यान से समझिएगा। क्रमशः यहाँ पे पूछा है, आपसे पहले पूछा है कि अगर यहाँ पे मान लीजिए आपने पानी ले लिया, ठीक है, इसमें पानी और इसमें आपने पानी में क्या मिला दिया? नमक मिला दिया। तो नमक मिलाने के साथ जो है जैसे पानी में आप नमक मिलाएंगे तो इसका एक क्वथनांक है और एक हिमांक है। क्वथनांक आपका बढ़ जाएगा, हिमांक आपका घट जाएगा। तो ये आपके ऑप्शन सी में सही उत्तर हो जाएगा। क्रमशः बढ़ और घट जाएंगे, क्या होगा?
ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। क्वथनांक बढ़ेगा, हिमांक घटेगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 42। सभी जैव यौगिकों का जो है अनिवार्य मूल तत्व है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन तथा ऑप्शन डी गंधक। क्या हो जाएगा प्रश्न संख्या 42 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो ऑप्शन सी कार्बन। कार्बन जो है सभी जो जैव यौगिक हैं उनका जो है अनिवार्य मूल तत्व है क्या? तो आपका वन एंड ओनली कार्बन। ठीक है, सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 43। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? कह रहा हीरा, ग्रेफाइट, कोयला या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान देंगे आपके दिए गए सारे ऑप्शन में इसमें भी कार्बन है, ग्रेफाइट में भी, कोयला में, तीनों में कार्बन है। तो ऑप्शन सही उत्तर क्या हो जाएगा? पूछा है कि कार्बन नहीं है, तीन में से कोई नहीं, डी से उत्तर हो जाएगा। यानी दिए गए तीनों में आपके क्या है? कार्बन आपके मिल जाएंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी से उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 44 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कोयला जो है निम्नलिखित प्रकार में किस एक में शेष प्रकार के अपेक्षा अधिक प्रतिशत अंश कार्बन का होता है? तो बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट या एंथ्रासाइट। तो किसमें जो है कार्बन का प्रतिशत जो इसमें ज़्यादा होगा? प्रश्न संख्या 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एंथ्रासाइट। क्या हो जाएगा? एंथ्रासाइट जो है, एंथ्रासाइट में अगर आप देखेंगे तो एंथ्रासाइट में आपका जो कार्बन की मात्रा जो है, इसका अंश जो है, उसका प्रतिशत जो है वो क्या हो जाएगा? वो आपका उसमें अधिक हो जाएगा। कौन सा है? एंथ्रासाइट। अगला प्रश्न सिंपल सा है, सामान्य किस्म का कोयला है। कह रहा है एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस या पीट। फटाफट से आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? सामान्य किस्म का कोयला कौन सा है? 45 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी बिटुमिनस। ठीक है, बिटुमिनस जो है आपके सामान्य किस्म का कोयला है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 46। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए इस प्रश्न को और ऑप्शन पढ़िए। कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मार्स गैस या नाइट्रोजन ऑक्साइड। चार ऑप्शन है और ये वाहनों से निकलने वाली कह रहा है प्रदूषित गैस। फटाफट से आंसर करेंगे प्रश्न संख्या 46 का। ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है आपका सबसे प्रदूषित गैस है और ये गैस जो है बहुत ही खतरनाक गैस है ना, जो बहुत ही हार्मफुल होती है। अगला प्रश्न देखिए 47 नंबर क्या कह रहा है कि क्वार्ट्ज, जो क्वार्ट्ज है किससे बनता है? कह रहा है कैल्शियम सल्फेट से, कैल्शियम सिलिकेट, सोडियम सल्फेट या सोडियम सिलिकेट से। फटाफट से आंसर करेंगे प्रश्न संख्या 47 का जो है क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी कैल्शियम सिलिकेट से। ठीक है, क्वार्ट्ज किससे बनता है? तो कैल्शियम सिलिकेट से बनता है, आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 48। निम्नलिखित में कौन सा सामान्यतः प्रशीतक घरेलू जो प्रस्थित शीतक है उसमें क्या होता है? उसमें प्रयोग किया जाता है। तो कह रहा है नियॉन, ऑक्सीजन, फ्रियॉन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो घरेलू प्रशीतक के रूप में कौन सा प्रयोग होता है? आप सभी जानते हैं, इस प्रश्न को गलत नहीं करेंगे। ऑप्शन सी जो है फ्रियॉन। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? फ्रियॉन सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न संख्या 49। भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन था? मिथाइल आइसोसाइनेट, ब्रोमीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या क्लोरीन। फटाफट से आंसर करेंगे कौन सा होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 49 का ऑप्शन ए मिथाइल आइसोसाइनेट जो है भोपाल गैस त्रासदी के लिए प्रमुख प्रदूषक था। ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 50। भूपपड़ी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीज या सिलिकॉन। तो ध्यान दीजिएगा, इस शब्द को ध्यान दीजिएगा कि भूपपड़ी में पूछ रहा है। ठीक है, इसमें सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व क्या है? प्रश्न संख्या 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन जो है सर्वाधिक पाया जाने वाला यहाँ पर तत्व आपका हो जाएगा। क्लियर है साथी? यहाँ तक जो हम लोग कंप्लीट किए अपने जो है 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में इतना ही। और क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। इसी तरीके की बहुत सारी क्लास आपको मिलेंगी जीएस की और साथ साथ करंट अफेयर की। ठीक है, मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।